चलो नेक्स्ट आईसीडीएस जो है, नेक्स्ट आईसीडीएस जो है आपका, देखो यहाँ पे वो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। दिस इज द रेप्लिका ऑफ आईसीडीएस AS9। AS9 का जो है वो आईसीडीएस 4 यहाँ पे बना है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। और आपने अगर रेवेन्यू रिकॉग्निशन अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा राइट टू रिसीव रेवेन्यू जब आपका इस्टेब्लिश हो जाता है, राइट टू रिसीव रेवेन्यू, और आपको एक रीजनेबल सर्टेनिटी आ जाती है कि आपको रेवेन्यू मिलेगा, तो AS9 बोलता है कि आप रिकॉर्ड कर दो उस रेवेन्यू को। यहाँ पे भी वही बात हो गई है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या बोलता है, द स्टैंडर्ड डील विद द बेसिस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब इनकम, इनकम आ रहा है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी। चलो ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी क्या होती है बिजनेस की, सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड यूज ऑफ अदर पर्सन्स रिसोर्सेज। यूज ऑफ अदर पर्सन्स रिसोर्सेज मतलब क्या, आप किसी और के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, जैसे आप उसका यूज कर रहे हो आईपीआर, आप उसका यूज कर रहे हो पेटेंट, आप उसका यूज कर रहे हो कॉपीराइट। तो किसी और का जब आप कोई रिसोर्सेज यूज करते हो या उसकी मनी यूज कर रहे हो, मनी यूज करोगे तो उसको आप इंटरेस्ट दोगे, उसका आईपीआर यूज करोगे तो रॉयल्टी दोगे, ओके। तो या डिविडेंड, तो ये सारे जो इनकम होते हैं इनको रेवेन्यू बोला गया है। ये जो रेवेन्यूज होते हैं, ऑब्वियसली ये जो रेवेन्यू हम बात करें कौन से हेड की बात करें पता है, हम पीजीबीपी हेड या आईएफओएस हेड, दोनों हेड की यहाँ पे बात होती है, क्योंकि आईसीडीएस इन दोनों हेड को एप्लीकेबल होता है। आईसीडीएस इन दोनों हेड को एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट, रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। अब रेवेन्यू की वो बात कर रहा है, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल, अदर कंसिडरेशन अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अ सेल ऑफ गुड्स, रेंटरिंग ऑफ सर्विसेज और फ्रॉम यूज ऑफ अदर पर्सन्स रिसोर्सेज यील्डिंग इन इंटरेस्ट, रॉयल्टी और डिविडेंड। इन एन एजेंसी रिलेशनशिप, एजेंसी मतलब अगर आप एजेंट रहोगे तो आपका ग्रॉस रिसिप्ट आपका रेवेन्यू नहीं है, आपका खाली कमीशन इनकम जो होता है वही आपका रेवेन्यू होता है, ठीक है ना। ICDA does not deal with aspect of revenue recognition which are dealt by other standard। तो अगर बाकी स्टैंडर्ड ने अगर किया होगा तो AS3 में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, तो ICDS 3 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को एप्लीकेबल नहीं होता, ऐसे बात हो रहा है। सेल ऑफ गुड्स, अब सेल ऑफ गुड्स क्या होता है आपको तो पता ही है, बचपन से पढ़ते आए हो, ठीक है ना। रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ट्रांजैक्शन शुड रिकॉग्नाइज व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। तो क्या कंडीशन होने के बाद सेल्स ट्रांजैक्शन फुलफिल होना, मतलब बुक होना चाहिए। तो पहली बात बता रहा है, ठीक है ना, पहली बात क्या बता रहा है, the seller of goods has transfer to the buyer property in goods। तो गुड्स ट्रांसफर्ड हो चुके हैं, गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर हो चुका है, फॉर द प्राइस और ऑल सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड। तो ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिस्क एंड रिवॉर्ड जब दोनों ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम सेलर टू बायर तो उसको सेल बोला जाता है। इज इट क्लियर, ये दो वर्ड क्लियर है, रिस्क एंड रिवॉर्ड, रिस्क भी आपका रिवॉर्ड भी आपका, बोलो यस। एक एग्जांपल देता हूं, आप लोगों को इसके एग्जांपल है पता है कि नहीं। पकड़ लो सेलर के यहाँ से गुड्स निकला, आप सेलर के आप गए क्रोमा की दुकान में और आपने एक टीवी लिया, प्लाज्मा टीवी लिया, बहुत बड़ा प्लाज्मा टीवी, मेरे पीछे जितना बड़ा बैकग्राउंड है उतना बड़ा लार्ज प्लाज्मा टीवी लिया 1.5 लाख रुपए का, और आप बोले मैं लेके जाऊंगा घर पे, और आपने एक टेम्पो में डाला और लेके जा रहे हो और आगे जाके टेम्पो का एक्सीडेंट हो गया, प्लाज्मा टीवी टूट गया, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये, किसका लॉस हुआ, सेलर का लॉस हुआ कि बायर का लॉस हुआ, बायर, बायर का लॉस हुआ। दूसरे केस में सेलर ने बोला, आप बिल बनाया, आपका क्रोमा में आपने बिल बनाया और बोला कि सर आप घर चले जाइए आराम से क्योंकि इतना बड़ा प्लाज्मा टीवी आप लेके नहीं जा सकते, डिलीवरी हमारे साइड से फ्री है, और वो डिलीवरी के लिए जब ट्रक आ रहा था तभी एक्सीडेंट हुआ। अब बताओ टूटा हुआ टीवी आप लोगे क्या, नहीं। तो इस केस में सेल कहां पे होता है, सेल होता है द लोकेशन ऑफ द बायर, आप समझ रहे हो ना। ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड वाज नॉट ट्रांसफर्ड, तो अभी किसका लॉस हुआ, सेलर का। सेलर का, ठीक है। आप गए दुकान में, आपने प्लाज्मा टीवी 1 लाख रुपए के लिए बाय किया, इनवॉइस बन गया, और इनवॉइस बनने के बाद उनको एचओ से फोन आया क्रोमा को, अरे वो प्लाज्मा टीवी का प्राइस जो है ना अभी वो 1,20,000 कर देना, प्राइस बढ़ा दिया। तो क्या आपसे मांगेगा, बिल बनाने के बाद आपको 20,000 मांगेगा वो ज्यादा आपसे,
नहीं नहीं, नहीं, क्योंकि बिल बन गया मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है बाहर को। ठीक है ना। तो ऐसी बात आपको पता होनी चाहिए। द सेलर रिटेन्स नो इफेक्टिव कंट्रोल, वो टीवी के ऊपर उसका कोई इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है। एक बार आपने वो टीवी लिया, आपने वो गुड्स किया, उसको खाओ, जलाओ, बेचो, उस पे सेलर का कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब सेल हो चुका है। एंड देयर इज द रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ अल्टीमेट कलेक्शन, और पैसा आएगा, इसकी रीजनेबल सर्टेनिटी है, ठीक है ना। रीजनेबल आपको लग रहा है हाँ पैसा तो आना चाहिए, ओके। सर्विस में कब रिकॉर्ड होता है, सर्विस में रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होता है, तो उन्होंने बोला रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस ट्रांजैक्शन शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। ओ हो, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। अब आप बताओ, आप जब फाइनल में आओगे तो शायद आपका पूरा कोर्स पढ़ाने के लिए, पूरे दो ग्रुप पढ़ाने के लिए हमको 18 मंथ लग सकता है। कितने महीने लग सकते हैं? 18 मंथ। हेलो, आप जब फाइनल में आओगे तो हाँ आपको सर। कोर्स पढ़ाने के लिए कितना, एक फॉर एग्जांपल कितने महीने लग सकते हैं? 18 मंथ। तो बताओ, कुछ बच्चे स्टार्टिंग में फीस भरेंगे, ठीक है ना, कुछ बच्चे ड्यूरिंग द ईयर फीस भरेंगे, कुछ हरामी बच्चे फीस भरेंगे ही नहीं, ठीक है ना, और कुछ बच्चे 18 मंथ के बाद फीस भरेंगे। हम रेवेन्यू कब बुक करें सर्विस इंडस्ट्री में? जल्दी बोलो, रेवेन्यू कब बुक करना चाहिए? ताई, क्लासेस की इंडस्ट्री में रेवेन्यू कब बुक होना चाहिए? जब मिलेगा तब। जब मिलेगा तब। इनकम टैक्स ऐसा अलाउ कर देगा आपको, जब मिलेगा तब भर देना। और नो, ड्यू No, no. बेसिस, ड्यू। ड्यू, अरे तो मैं बता दे रहा हूँ, तुमने एडमिशन लिया तो ड्यू हो गया। अब रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होना चाहिए? पहले दिन पे ही। नो, अरे सालों, इधर मैंने बॉक्स करके रखा हुआ है, पढ़ के तो बताओ। परसेंटेज ऑफ कंप्लीट, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड बताया जा रहा है। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड मतलब, सर आपकी बैच 18 महीने की है, ठीक है ना, करंट ईयर में उसमें के 9 महीने कवर हो गए, पकड़ लो। करंट ईयर में कितने महीने कवर हो गए? 9 महीने। अगर आपकी अगर 80,000 है, मतलब 50% टाइम कवर हो गया, 50% टाइम कवर हो गया, बरोबर ना। हाँ, हाँ। पूरे बैच का जो फी बनता है, रिसीव हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, पूरे बैच का जो फी बनता है उसका 50% करंट ईयर में रिकॉर्ड करो। 30% सिलेबस हुआ रहेगा या 30% टाइम हुआ रहेगा तो 30% बुक करो, 80% हुआ रहेगा तो 80% करो, और 100% हो जाता है तो 100% करो। परसेंटेज कंप्लीशन मेथड फॉलो करो। समझ रहे हैं मैंने क्या बोला? यस सर, यस सर। लेकिन इसका एक्सेप्शन है जो AS9 में नहीं है, ये एक्सेप्शन खाली ICDS में ही है। ICDS में उन्होंने बोला, अरे सर अगर वो बैच ही 90 डेज का होता है, आपका बैच ही कितने दिन का होता है? 90 डेज का, ठीक है ना। अब बैच ही आपका 90 डेज का हो रहा है तो क्या उसमें आप परसेंटेज कंप्लीशन मेथड लगाएंगे? आप समझ रहे हो ना, आपका बैच जो है वही 90 डेज का है, उसमें क्या परसेंटेज कंप्लीशन मेथड लगाएंगे? पकड़ लो, अभी दिसंबर बैच वालों के लिए हमने क्रैश कोर्स लिया 40 दिन का, तो उसमें परसेंटेज कंप्लीशन मेथड लगाएंगे क्या अभी? नहीं, नहीं। तो इसका रेवेन्यू कब बुक होना चाहिए? जिसका 90 डेज हो रहा है उसका कब होना चाहिए? रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस कंप्लीट पे, नॉट मोर देन 90 डेज shall be recognized when the rendering of services under that contract is completed। तो ये कंप्लीटेड सर्विस और सब्सटेंशियली कंप्लीटेड, ये कंप्लीशन ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और ये नॉर्मली हम क्या फॉलो करते हैं? परसेंटेज ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। यहां तक बात क्लियर है? यस, और आपको अगर इवेंट बेसिस पे पता चलता है तो आप इवेंट बेसिस पे टाइम बुक करो, और इवेंट बेसिस पे नहीं पता चलता तो टाइम बेसिस पे रेवेन्यू बुक करो। मैंने क्लासेस इंडस्ट्री में बोला कि अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टाइम पीरियड होता है, तो हमें इवेंट बेसिस पे नहीं पता चलेगा। हाँ, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में या और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वहां पे स्टेजेस होते हैं, तो स्टेजेस के हिसाब से आपको पता चल सकता है कि 3 स्टेजेस हो गए तो इतना इतना रेवेन्यू हमें बुक करना है। तो आपको स्टेजेस पता होगा, इवेंट बेस कर सकते हो इवेंट बेस नहीं कर सकते तो टाइम बेस। चलो, इंटरेस्ट कब बुक होना चाहिए? रिसीव पे कि अक्रू पे? इंटरेस्ट कब बुक होना चाहिए? जल्दी बोलो। आपने किसी को किसी बैंक में एफडी रखा हुआ है, इंटरेस्ट कौन से बेसिस पे बुक होना चाहिए? अक्रूवल पे कि जब पैसा रिसीव करोगे तब? अक्रूवल पे होना चाहिए। तो उन्होंने भी वही लिखा है, इंटरेस्ट शुड बी लाइक टैक्स ऑन अक्रूवल बेसिस। लेकिन इनकम टैक्स का रिफंड आता है, पता है आप लोगों को? इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, पता है आपको?
हाँ हाँ में पढ़ा था मैंने। क्या उसकी कोई गारंटी होती है गवर्नमेंट इतना इतना ही देगा, आप देगा ही देगा, ऐसा कोई होता है क्या? नहीं नहीं एक्सेप्शनल है, ये एक्सेप्शनल है। बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, वो भैया अप्रूव बेसिस पे मत करो, गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है, वो रिसीव्ड बेसिस पे कर लेना। इज इट क्लियर? यस और Yes. आपको मैंने जीरो कूपन बॉन्ड का एक प्रोविजन पढ़ाया हुआ है पीजीबीपी में कि जब डिस्काउंट दिया जाता है तो डिस्काउंट ओवर द पीरियड होता है। मतलब अगर आज मैंने 60 रुपीज में बॉन्ड इश्यू किया है जो 100 रुपीज का फेस वैल्यू है, तो 40 रुपए का डिस्काउंट दिया आपको मैच्योरिटी पीरियड तक, और मैच्योरिटी के लिए 5 साल है, तो उसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे रिकॉर्ड करना होता है, प्रोरेटा बेसिस पे, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको रिकॉर्ड करना होता है। चलो आगे चलते हैं। रॉयल्टी कब बुक होगी सर? ऑब्वियसली रॉयल्टी भी अक्रूवल पे बुक होगी। सर डिविडेंड कब बुक होगा? डिविडेंड एज पर द एक्ट। एज पर द एक्ट मतलब सर एज पर सेक्शन 8, सेक्शन 8 है इनकम टैक्स में, और आईएफएस में मैंने आपको बताया था डिविडेंड कौन से ईयर का है वो मैटर नहीं करता। जैसे 1920 में, प्रीवियस ईयर 1920 में हमें एक डिविडेंड मिला, प्रीवियस ईयर 1920, अभी डिविडेंड मिलना चालू होगा, 1920 में डिविडेंड मिला, ये जो डिविडेंड है ना ये उस अकाउंटिंग ईयर का है, फाइनेंशियल ईयर 18-19 का है, क्योंकि एजीएम तो यहाँ पे होता है ना, डिविडेंड एजीएम में डिक्लेयर होता है, इतना तो लॉ पता है आप लोगों को। हाँ तो डिविडेंड कौन सी ईयर में ये होना चाहिए, जल्दी बोलो। डिविडेंड जो मुझे दिया जाएगा वो 18-19 के प्रॉफिट में से दिया जाएगा, लेकिन ये मीटिंग एजीएम हुआ है 1920 में और डिविडेंड डिक्लेयर भी हुआ है 1920 में, तो कौन सी ईयर में डिविडेंड रिकॉर्ड होना चाहिए, जल्दी बोलो। 18-19 18-19 इज अ रॉन्ग आंसर, क्योंकि 18-19 में आपको 1920 जब डिक्लेयर किया जाता है तब। 18-19 में पता था कि डिविडेंड देना मैंडेटरी है कि ऑप्शनल है? नो नहीं ऑप्शन तो पता कब चला आपको डिविडेंड मिलने वाला है? 1920 को जब डिक्लेयर होगा तभी वो हाँ, रिकॉर्ड तो किया जाएगा। 1920 में टैक्सेबल होना चाहिए, ऐसा सेक्शन 8 में लिखा हुआ है, तो उसको आईसीटीएस बोलता है कि जैसा एक्ट में लिखा है वैसे करो। मैंने बता दिया एक्ट में क्या लिखा है। जब आपको पता चलता है डिविडेंड मिलने वाला है तो ले लो। इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर में डिक्लेयर होता है, करंट ईयर में पे होता है, तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड भी करंट ईयर में ही करोगे। डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर पढ़ लो, इतना कुछ काम का है नहीं। चलो नेक्स्ट आईसीडीएस। टेंजिबल फिक्स एसेट, टेंजिबल फिक्स एसेट पे ही होता है, इसका ये मतलब है कि इंटेंजिबल का हमारे पास आईसीडीएस नहीं है। दिस इज ओनली गोइंग टू एप्लीकेबल ऑन टेंजिबल फिक्स एसेट। टेंजिबल फिक्स एसेट मींस कौन से सर? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर हेल्ड फॉर, बोलो इंटेंशन ऑफ बीइंग यूज होता है कि इंटेंशन फॉर सेल होता है? फिक्स एसेट किसको बोलते हैं? इंटेंशन ऑफ बीइंग यूज इन द बिजनेस और इंटेंशन टू सेल? being used बीइंग being यूज। used इंटेंशन टू सेल होगा तो स्टॉक इन ट्रेड हो जाएगा, और स्टॉक इन ट्रेड अगर होगा तो आईसीडीएस 2 लगेगा, 5 नहीं। समझ रहे हो? हाँ तुम्हारे लिए कार है फिक्स एसेट है, तुम कॉस्ट अकाउंटेंट हो, तुम्हारे लिए कार फिक्स एसेट है, लेकिन होंडा के शोरूम के लिए कार जो है वो स्टॉक इन ट्रेड है। तो होंडा के लिए जब कार ही है, एसेट तो कार ही है, लेकिन होंडा आईसीडीएस 2 फॉलो करेगा और आप आईसीडीएस 5 फॉलो करोगे। इज इट क्लियर? yes yes ओके नेक्स्ट। यस जो स्टैंड बाय इक्विपमेंट होते हैं उनको भी आईसीडीएस ही लगेगा। आप बोलोगे यूज तो नहीं कर रहे, स्टैंड बाय इक्विपमेंट है, जैसे पावर जनरेटर लगा के रखा है, पावर जनरेटर कब चालू करेंगे हम, जल्दी बोलो। पावर जनरेटर, डीजल जनरेटर कब चालू करेंगे, जल्दी बोलो, जब लाइट जाएगी ना। हाँ लाइट हाँ गई नहीं पूरे साल भर में, पूरे साल भर में लाइट गई नहीं तो उसको यूज ही नहीं किया, यूज नहीं किया तो उसका डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जल्दी बोलो। एक्चुअल में यूज नहीं किया, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, क्योंकि रेडी टू यूज था, पुट टू यूज था। लाइट जाती ना इमीडिएटली चालू होता, गई नहीं तो हम क्या करें, ठीक है ना। तो वो उन्होंने बात कर ली, स्टैंड बाय एसेट को भी एप्लीकेबल होता है। सर एक्चुअल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है? मैंने आपको सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 पढ़ा है एकदम डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ, याद आ रहा है आपको? डेप्रिसिएशन में पढ़ा था एक्चुअल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है। 43 सबसेक्शन 1 याद आ रहा है? कैसे याद आएगा? यस बॉस। वीडियो रिकॉर्डेड है, अपलोड Yes, sir. जरा टाइम निकाल के। नालायक बच्चों, कॉन्फिडेंस देखो तुम लोगों का। The actual cost of an acquired tangible asset shall comprises purchase price, import duties and other taxes excluding those subsequently recoverable। तो फिक्स एसेट में बता रहा है कि अगर आपको आगे जाके अगर कुछ रिकवर होने वाला है, मतलब आईटीसी, फिक्स एसेट का आईटीसी उन्होंने बोला बाहर निकाल दो, ठीक है ना, फिक्स एसेट का आईटीसी बाहर निकाल दो, ये मैंने वहां पे लिखा हुआ है।
आपको मैंने सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 के साथ पढ़ाया हुआ है, रेफर सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 along with explanation, सब बात बताइए मैंने। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर on making the asset ready for its intended use, any trade discount obviously minus करना पड़ेगा। Cost of a tangible fixed asset may undergo changes subsequent to its acquisition or construction on account of price adjustment, changes in a duties and similar factors and exchange fluctuation। अगर आपने फॉरेन करेंसी में एसेट परचेस किया हुआ है तो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से भी आपका एसेट का प्राइस चेंज हो सकता है, चेंज होगा तो चेंज कर देंगे, उसके लिए ICBS 6 जाना पड़ेगा एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के लिए। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल ओवरहेड एक्सपेंसेस आर टू बी एक्सक्लूडेड। जनरल एक्सपेंसेस हम कभी कैपिटलाइज नहीं करते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन स्टार्टअप एंड कमीशनिंग द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन टेस्ट रन एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट शैल बी कैपिटलाइज। आपको ये मैंने बताया था, यहाँ पे मेरा एसेट रेडी टू यूज हो गया, रेडी हो गया, लेकिन रेडी होने के बाद क्या डायरेक्टली हम कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं? जल्दी बोलो, क्या रेडी होने के बाद डायरेक्टली कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं हम? हेलो, मशीन रेडी हो गया तो डायरेक्टली आप कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, क्यों ट्रायल रन करते हैं बीच में? ट्रायलिंग करते हैं। ट्रायल नहीं, तो ट्रायल रन करने का या टेस्ट रन करने का एक्सपेंसेस रेवेन्यू होता है कि कैपिटल होता है? टेस्ट रन का एक्सपेंसेस ये क्या है, रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है? नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग। तो यहां तक जो एक्सपेंस होता है वो भी कैपिटल, यहाँ पे भी जो एक्सपेंस होता है वो भी कैपिटल। एक बार एक्चुअल कमर्शियल प्रोडक्शन चालू हो गया ना तो जो एक्सपेंसेस होता है वो रेवेन्यू। ठीक है, चलो परचेस एसेट का बात हो गई। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड टेंजिबल एसेट, आप ही खुद ही कंस्ट्रक्ट करोगे तो क्या क्या करोगे यार? तो उन्होंने बोला खुद ही बिल्डिंग, आप खुद की बिल्डिंग खुद ही बना रहे हो, खुद की मशीनरी खुद ही बनवा रहे हो, तो क्या क्या आप कॉस्ट ऐड करोगे? तो इन arriving actual cost of self constructed tangible asset, self constructed tangible asset the same principle shall be followed, जो ऊपर बोला है वही फॉलो होगा। cost of construction that relate directly to specific tangible fixed asset and the cost which are attributable to the construction activity in general can be allocated। तो ठीक है, allocation करना है, कोई नहीं। नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, सर कभी कभी एक्सचेंज में भी एसेट अक्वायर होता है कि नहीं? जल्दी बोलो, आपने ज्वेलरी देके बिल्डिंग परचेज किया, पॉसिबल है कि नहीं? है पॉसिबल है, ठीक है ना? है। तो हम क्या करेंगे फिर? तो हमारे पास प्राइस नहीं है ना, हमने तो नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन दिया, तो उसका क्या लेंगे आप? क्या लेंगे? तो फेयर मार्केट वैल्यू ले लेना। क्या ले लेना? FMV। फेयर मार्केट वैल्यू ले लेना ऑफ असेट अक्वायर्ड। आपको जो असेट मिला है उसका फेयर मार्केट वैल्यू ले लेना एज अ कॉस्ट। ओके, आगे जाके इंप्रूवमेंट एंड रिपेयर होते हैं। बताओ कौन से रिपेयर या कौन से इंप्रूवमेंट को कैपिटलाइज किया जाता है? कैपिटल नेचर या रेवेन्यू नेचर? रिपेयर दो टाइप के होते हैं ना, कैपिटल नेचर और कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर के होंगे तो कैपिटलाइज होंगे, कैपिटल नेचर नेचर। के होंगे तो पीएनएल में चले जाएंगे। और कैपिटल नेचर मतलब क्या? असेट का कैपेसिटी बढ़ना चाहिए बियॉन्ड प्रीवियसली असेट स्टैंडर्ड कैपेसिटी। तो जो उसका परफॉर्मेंस चालू था उससे बढ़ना चाहिए, उसको ही हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। चलो नेक्स्ट, क्या रिवैल्यूएशन अलाउ करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? जल्दी बोलो, रिवैल्यूएशन अलाउ होगा क्या? नहीं होता, नो रिवैल्यूएशन। यहाँ पे स्टार हैशटैग डाल के लिखना नो रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन कैसे अलाउ करेगा पांडा? रिवैल्यूएशन करके आप असेट का वैल्यू बढ़ा दोगे और ज्यादा डिप्रिसिएशन नहीं ले लोगे। रिवैल्यूएशन अलाउड नहीं होता। चलो नेक्स्ट, अकाउंट्स में होता है, टैक्स में नहीं होता रिवैल्यूएशन। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट का तो आपको पता होना चाहिए सब कुछ। हो गया क्या? फॉरेक्स का चैप्टर हुआ है आपका अकाउंट्स में? जेन्युइनली हाँ या ना बोलो। हाँ। हो गया, ठीक है ना? तो आपको यहाँ पे पता होगा एक मॉनेटरी आइटम होता है और एक नॉन मॉनेटरी आइटम होता है, ये सुना है आपने? मॉनेटरी आइटम नॉन मॉनेटरी आइटम होता है, पता है आपको? फॉरेन ब्रांच होती है, ब्रांच अकाउंटिंग हो गया है।
फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शन, फॉरेन ब्रांच, फॉरेन सब्सिडियरी, बहुत कुछ होता है। कंसोलिडेशन। इनिशियल रिकॉग्निशन मतलब क्या, जब मैंने गुड्स परचेस किए तब डॉलर का प्राइस था 75 रुपीज। मेरी बात समझो, जब मैंने गुड्स परचेस किए $1000 के, मैंने $1000 की गुड्स परचेस किए तब डॉलर का प्राइस था 75 रुपीज। तो कितने पे मेरे यहाँ पे गुड्स रिकॉर्ड होंगे, तो $1000 इंटू 75, इसको बोलते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन कौन से करेंसी एक्सचेंज वैल्यू पे होगा, तो देखो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन शैल बी रिकॉर्डेड on initial recognition in a reporting currency। रिपोर्टिंग, इंडिया की रिपोर्टिंग करेंसी क्या है, जल्दी बोलो। रुपीज। Though you purchase particular goods in dollars, still you will record it in rupees। ठीक है ना, आपको रिपोर्ट में करना है। By applying foreign currency amount, the exchange rate between reporting currency and the foreign currency at a date of transaction, आप कौन सा लोगे, ये 75 मैंने कौन से दिन का लिया हुआ है, ऑब्वियसली डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का लिया हुआ है, बरोबर। वॉइस इज ब्रेकिंग सर। अरे ये जो ट्रांजैक्शन, नॉट ऑडिएबल। आवाज नहीं आ रहा है सर। नॉट ऑडिएबल। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। सुनो, आपने 14 फेब पे ये ट्रांजैक्शन किया था, तो एक्सचेंज रेट कौन से दिन का नहीं लोगे, आ रहा है सर। सो 14 फेब पे हमने ट्रांजैक्शन किया जिस दिन, मतलब $1000 का, जिस दिन एक्सचेंज रेट था 75 रुपीज। तो हमने हमारे बुक में उसको रिकॉर्ड करके रखा कि इंडियन रुपी में 75,000 रुपीज पे, ठीक है ना। अब क्या हो गया, आगे आगे जाके 31 मार्च आ गया और मैंने पे नहीं किया था। अब 31 मार्च पे, मतलब ये रिपोर्टिंग डेट पे, इसका रिवैल्यूएशन होगा, मतलब री रिकॉग्निशन होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि ये मॉनेटरी एसेट है या नॉन मॉनेटरी एसेट है। अगर ये मॉनेटरी एसेट होगा तो 31 मार्च पे हम उसको मार्क टू मार्केट करके जो फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस आता है वो रिकॉर्ड करते हैं। और अगर नॉन मॉनेटरी एसेट होगा तो वो फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस जो होता है वो रिकॉर्ड नहीं होता। एकदम सिंपल है, देखो एकदम सिंपल है, देखो एवरेज रेट। अच्छा, इन्होंने क्या बोला कि आप ये करना, ट्रांजैक्शन डेट का अगर आपके पास रेट नहीं होगा ना, रेट नहीं होगा तो आप एवरेज रेट भी ले सकते हो उस वीक का, और वीक का नहीं मिलेगा तो मंथ का भी ले सकते हो। तो कभी कभी ऐसे होता है ना कि ट्रांजैक्शन डेट आपने जिस दिन किया हुआ है एग्जैक्टली उस दिन पे आपके पास शायद एक्सचेंज रेट ना हो, तो उन्होंने एवरेज रेट लेने भी अलाउ किया। तो हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ट्रांजैक्शन डेट का ही आना चाहिए। आगे चलते, कन्वर्जन एज ऑन लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 31 मार्च पे क्या होगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं आपको बता रहा हूं, आपको ना या हाईलाइट करके रखना पड़ेगा। ये जो री रिपोर्टिंग होता है वो खाली मॉनेटरी आइटम के लिए होता है। शाल मॉनेटरी आइटम शाल कन्वर्ट इनटू रिपोर्टिंग करेंसी बाय अप्लाइंग क्लोजिंग रेट। बाय अप्लाइंग क्लोजिंग रेट, क्लोजिंग रेट मतलब कौन सा, 31 मार्च का, ठीक है ना। 31 मार्च का तो डेट। 31 मार्च पे ना ये मेरा क्रेडिटर था, मतलब मुझे पैसे देने हैं ना, तो 31 मार्च पे डॉलर का रेट हो गया 78 रुपीज। 78 रुपीज मतलब ओ माय गॉड, ये जो क्रेडिटर है मुझको अभी उसको 78,000 देना पड़ेगा। 31 मार्च पे $1 इज इक्वल टू हो गया 78 रुपीज। तो जो 3,000 रुपए का जो लॉस हुआ है ना, लॉस, ये नोशनल लॉस है ना, एक्चुअल लॉस है क्या? मैंने पे किया है क्या उस दिन? नहीं। नहीं, मैं पे अप्रैल में आगे के साल में, लेकिन ये जो एस्टिमेटेड लॉस है ना उसको उन्होंने बोला रिकॉर्ड कर दो आप, क्योंकि ये मॉनेटरी आइटम है। ये कौन सा आइटम है? मॉनेटरी आइटम। मॉनेटरी आइटम कौन से होते हैं सर, उसका डेफिनेशन इन्होंने यहाँ पे दे दिया। मॉनेटरी आइटम्स आर मनी हेल्ड, असेट टू बी रिसीव्ड और लायबिलिटीज टू बी पेड इन अ फिक्स्ड और डिटरमिनेबल अमाउंट। ये $1000 चेंज होने वाला था क्या आगे जाके, मुझे बोलो। मैंने $1000 का रॉ मटेरियल परचेज किया तो 1000 चेंज होगा? हेलो, जल्दी बोलो। नहीं, चेंज नहीं होगा, एंड देयरफॉर उसको मॉनेटरी आइटम बोलते हैं, ठीक है ना। उन्होंने एग्जांपल भी दिया है, कैश,
रिसीवेबल्स, बिल्स पेएबल्स आर एग्जांपल ऑफ मॉनेटरी आइटम. ओके सर, आगे चलते हैं. डेटर क्रेडिटर भी आता है वहां पे. नॉन मॉनेटरी आइटम, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी. ठीक है ना, इनको नॉन मॉनेटरी आइटम बोला जाता है. नॉन मॉनेटरी आइटम का रिपोर्टिंग डेट पे कुछ नहीं करने का, कुछ भी नहीं करने का. ठीक है ना. इन अ फॉरेन करेंसी शैल बी कन्वर्टेड इनटू रिपोर्टिंग करेंसी बाय यूजिंग द एक्सचेंज रेट ऑफ द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन. तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किया, बिल्कुल ठीक है. जब पे होगा, अब पे होगा तभी इसका री रिकॉर्डिंग होगा. ठीक है ना, जब तक पे नहीं होगा तब तक इसका कुछ नहीं होगा. अब नॉन मॉनेटरी आइटम कौन से हैं? नॉन मॉनेटरी आइटम आर असेट्स एंड लायबिलिटी अदर देन मॉनेटरी आइटम. नेगेटिव डेफिनेशन इसमें क्या आता है? फिक्स असेट, इन्वेंटरी नॉन मॉनेटरी है. इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन मॉनेटरी आइटम. ठीक है. नॉन मॉनेटरी आइटम बीइंग इन्वेंटरी. अब इन्वेंटरी में क्या होगा? एनआरवी की बात हुई थी, याद आ रहा है आपको? इन्वेंटरी में एनआरवी की बात हुई थी. एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, ये बात याद आ रही है आपको? हाँ. तो एनआरवी तो हमें फॉरेन एक्सचेंज की है, तो उसका एनआरवी तो निकालना पड़ेगा. तो उन्होंने बोला हाँ वो उसका स्टॉक का आप निकाल लो, एनआरवी निकालने के लिए यूज करो. और फिर लास्ट में क्या करना? कॉस्ट या एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर. एनआरवी निकालने के लिए फॉरेन करेंसी का रेट यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. 31 मार्च की फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट पता आपने? एफएम में पढ़ा है गलती से भी? फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट वगैरह क्या होता है? स्पेक्युलेटिव, ये तो पता है स्पेक्युलेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये तो मैं पढ़ा होगा कभी ना कभी. वो फ्यूचर का रेट अभी बैंक डिसाइड करता है. हाँ, अब इसमें ना दो टाइप के लोग होते हैं, एक होता है स्पेक्युलेटर और एक होता है हेजर. दोनों के लिए लॉ अलग अलग है. अब हेजिंग क्या, स्पेक्युलेशन क्या, वो सब मेरे से मत पूछो, आपको एफएम के नॉलेज से आना चाहिए, अभी नहीं तो फाइनल तक आ जाएगा. एनी प्रीमियम और डिस्काउंट अराइजिंग ऑन इंसेप्शन ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट shall be amortized as expense or income over the life of the contract. बोलता है उसको कैपिटलाइज मत करो, उसको डायरेक्टली एक्सपेंस या इनकम बुक कर दो. ठीक है. एक्सचेंज डिफरेंस ऑन सच कॉन्ट्रैक्ट shall be recognized as the income or expense in the previous year in which exchange rate changes. जब जब रेट चेंज होगा तब तब उन्होंने बताया कि आप भी उसका इनकम या एक्सपेंस बुक करो, इनकम या लॉस बुक करो. Any profit or loss arising on cancellation or renewal of contract shall be record. तो बोलता है कि आप कैंसिल करोगे तभी भी आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी आपको लॉस हो रहा है वो आपको बुक करना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज की वजह से. प्रीमियम, डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफ अ डिफरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर इंटेंडेड टू बी ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशन पर्पस. ये ट्रेडिंग और स्पेकुलेटिव इनका लॉ अलग है. ठीक है ना. दैट आर इंटेंडेड टू हेज द फॉरेन करेंसी रिस्क ऑफ द फर्म कमिटेड और highly probable of forecast transaction shall be recognized at a time of settlement. तो यहाँ पे बात क्या हो रही है? अगर आप स्पेक्युलेटिव हो तो रिपोर्टिंग डेट पे कुछ मत करो, डू नथिंग. ठीक है ना. और अगर आपने नॉर्मल वे में किया हुआ है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो रिपोर्टिंग डेट पे उसका री रिपोर्टिंग करो. जैसे मतलब एग्जांपल देने के लिए मुझे आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए, ठीक है ना, इसको मॉनेटरी आइटम का ट्रीटमेंट दिया गया है, इसको मॉनेटरी आइटम का ट्रीटमेंट दिया गया है और इसको नॉन मॉनेटरी आइटम का ट्रीटमेंट दिया गया. नॉन मॉनेटरी आइटम का ट्रीटमेंट दिया गया, नॉन मॉनेटरी आइटम का. ठीक है. मेरे इतने सारे एस हो गए, अभी बाकी के एस आप बता रहे हो आईसीडीएस नेक्स्ट लेक्चर में लेना है तो नेक्स्ट लेक्चर में कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं. संडे ओके, वी विल सी यू ऑन संडे. चलो बाय बाय. मॉर्निंग लेक्चर सर संडे को. वो टाइमिंग बता दूंगा मैं. अभी मैं क्या बता रहा हूँ, वो लेक्चर में फिर से आप जब जैसे नए जिंदगी में कभी कुछ सुना ही नहीं है, ऐसे आने से पहले आप ये जो उनके एएस है, जैसे गवर्नमेंट एएस 12 है वो पढ़ लो एक बार अपने अकाउंट्स में से. ठीक है ना. गवर्नमेंट ग्रांट्स पढ़ लेना, इन्वेस्टमेंट पढ़ लेना एएस 13. ठीक है ना. बोरोइंग कॉस्ट पढ़ लेना एएस 16 और एएस 29 भी रीड कर लो. तुम्हारे सिलेबस में है कि नहीं है उससे लेना देना नहीं है. डाउनलोड करो, गूगल करो और एएस 29 रीड करो. ये तीनों एएस जो है ना, 3-4 एएस, ये एएस पढ़ के रख देना प्लीज, क्योंकि एएस नहीं पढ़ोगे तो स्टैंडर्ड आईसीडीएस समझने के लिए वैसे भी हेवी जाता है. ठीक है ना. ओके सर. एएस पढ़ के रखो. चलो बाय बाय, टेक केयर. बाय बाय. बाय बाय. थैंक यू. बाय बाय.